दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से दुनिया भर में पहचाने जाने वाले भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 15 अक्टूबर को जयंती होती है। जी हां, 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे डॉक्टर कलाम को आज भी देश के युवा और बच्चे अपना रोल मॉडल मानते हैं। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। जी हाँ, कलाम ने यह साबित किया है कि इंसान अपने कर्मों और ज्ञान से ही बड़ा बनता है, ना कि कपड़ों और पैसों से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो सोशल मीडिया में लगातार युवाओं तथा नए वैज्ञानिकों और बच्चों के लिए प्रेरक बातें लिखा करते थे। जी हाँ, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि बच्चों की बेहद प्रिय डॉक्टर कलाम ने पूरा जीवन अकेले बिताया। उन्होंने शादी नहीं की और न ही अपना परिवार बढ़ाया। दोस्तों ये बात आप सब भली भांति जानती हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर कई तरह की राजनीति हो चुकी है और अभी भी इसी को लेकर कई तरह की सियासी मालूमात हो रहे हैं। जी हाँ, अभी आपको बता दें कि असम सरकार ने कई मदरसे को बंद करते हुए राज्य के कुछ मदरसों को माध्यमिक स्कूल में बदलने का फैसला किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शिक्षा विभाग से सरकार द्वारा संचालित मदरसों को बंद करने के लिए किए गए फैसले को निष्पादन करने के लिए एक कैबिनेट ज्ञापन तैयार करने को कहा है। शिक्षा विभाग ने कई जिलों से मदरसों और स्वीकृत शिक्षकों की संख्या के बारे में विवरण मांगा है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने पहले ही घोषणा किया था कि बंद किए गए मदरसों के शिक्षकों को अन्य स्कूलों में समायोजित किए जाने की संभावना है। दोस्तों सोशल मीडिया आप यूज करते हैं। जी हां, अक्सर सोशल मीडिया पर अक्सर भ्रामक सूचनाएं वायरल होती रहती है। पिछले कई दिनों से एक यूट्यूब वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी के बैंक खाते में प्रधानमंत्री जन सम्मान योजना के तहत 90,000 रुपए की राशि जमा कर रही है। वही व्हाट्सएप पर एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए नवरात्र पर केंद्र सरकार बेरोजगारों को घर बैठे रोजगार दे रही है। इन दोनों दावों का जब पीआईबी ने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि दोनों दावे फर्जी है। जी हाँ, पीआईबी फैक्ट चेक में साफ कहा गया है कि यह दावा झूठा है। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कितनी संपत्ति है? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 करोड़ 85 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियों के मालिक हैं। जी हां, पिछले साल 2019 में पीएम मोदी की संपत्ति 2 करोड़ 59 लाख रुपए की थी। अब 30 जून 2020 तक मोदी की संपत्ति में 36 लाख रुपए की बढ़त हुई है। पीएम मोदी ने खुद ही अपनी संपत्ति की घोषणा की है। जी हां, दरअसल अब प्रधानमंत्री और उनके सभी कैबिनेट को एसेट की घोषणा करना अनिवार्य हो गया है। पीएम मोदी की संपत्ति बैंक, डाकघर और कुछ अन्य सुरक्षित जगह निवेश से बड़ी है। यह उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा टर्म डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट में जमा है। बैंकों में डिपॉजिट से उन्हें 3,30,000 रुपए रिटर्न मिला है। प्रधानमंत्री के पास कुल 1 करोड़ 75,63,618 रुपए की चल संपत्ति है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन में हुए सरकारी पैसों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। जी हां, उन्होंने अपने ट्वीट में कुंभ मेले और मदरसे की तुलना की है। उन्होंने कहा है कि जैसे असम सरकार ने सरकारी फंड से मदरसा न चलाने का फैसला किया है, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को भी कुंभ मेले के आयोजन के लिए 4,200 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जी हां, एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा है कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आपका एटीएम में ट्रांजैक्शन फेल हो गया और आपके खाते से पैसे भी कट गए तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, 5 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में पैसा बैंक वापस लौटा देगा। जी हाँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक को आपको न सिर्फ पैसे लौटाने होंगे बल्कि 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी देना होगा। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इन दिशा निर्देशों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर एटीएम से पैसे नहीं निकले लेकिन अकाउंट से रकम कट गई तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको बस जिस बैंक अकाउंट का एटीएम इस्तेमाल किया है उसके होम ब्रांच में इसकी शिकायत करनी होगी। जी हाँ, अगर बैंक खाते से पैसा कट गया और एटीएम से कैश नहीं निकलता है तो ऐसे मामले में बैंक को ट्रांजैक्शन के 5 दिनों के भीतर ग्राहकों के खाते में पैसा जमा करना होगा। अगर बैंक ने 5 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसा जमा नहीं किया तो फिर
हर दिन 100 रुपए के हिसाब से ग्राहक को जुर्माना देना होगा। जी हाँ, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ग्राहक को ये शिकायत 30 दिनों के अंदर ही करनी होगी। अगर आपने 30 दिनों के अंदर शिकायत नहीं की तो फिर आपको जुर्माना नहीं मिलेगा। इसलिए खाते से पैसा कटने के 30 दिन के भीतर ही शिकायत दर्ज करा दें। अगर 5 दिन में पैसा नहीं मिलती है तो फिर आप प्रतिदिन 100 रुपए जुर्माने के हकदार हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठता है कि यदि बैंक पैसा ना दे तो फिर क्या कर सकते हैं। तो आरबीआई के अनुसार यदि ग्राहकों को इन नियमों के अनुसार लाभ नहीं मिलता है तो फिर वे आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे एक के बाद एक नई ट्रेन शुरू करने का फैसला ले रहा है। जी हां, इसी कड़ी में रेलवे ने त्योहारों में 392 स्पेशल ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। एक तरफ रेलवे यात्रियों सुविधाओं को ध्यान में रखकर लगातार निर्णय ले रहा है तो दूसरी तरफ उन्हें कोरोना से बचाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन भी कर रहा है। इसी क्रम में रेलवे ने त्योहारों में बड़ी मांग को देखते हुए सख्त यात्रा नियम जारी किए हैं। साथ ही हिदायत दी है कि कोई इन नियमों को तोड़ेगा तो उसे जेल जाना पड़ सकता है, साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रेलवे ने साफ किया है कि मास्क नहीं पहनने, कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों पर रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। जी हाँ, यही नहीं, उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नियम तोड़ने पर यात्रियों को कैद की सजा भी हो सकती है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो नालंदा के किसी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरें, मैं उनके मुकाबले चुनाव में उतरूंगा और उन्हें शिकस्त भी दूंगा। उनकी ये चुनौती जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने तेजस्वी को न सिर्फ नसीहत दे डाली बल्कि नीतीश कुमार के इतिहास को जानने का आग्रह भी किया। वशिष्ठ नारायण सिंह तेजस्वी को नीतीश के इतिहास को बताते हुए कहा कि कोई नासमझ है तो उसको क्या बोला जाए, जरा लोगों को इतिहास याद करना चाहिए। नीतीश कुमार तो ऐसे नेता है जो नॉमिनेशन करने के बाद एक बार भी चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए। ऐसे नेता को चुनौती दी है। अगर इस बात की जानकारी नहीं है तो अपने पिता से जानकारी ले लें। दरअसल आपको बता दूं कि ये बात 1995 की है, जब समता पार्टी का गठन हुआ था और नीतीश कुमार ने हर 9 से विधानसभा चुनाव का नामांकन किया था, लेकिन अपने समर्थकों से इसी शर्त पर नामांकन किया कि वे एक दिन भी चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि नामांकन करने के बाद हरनौत की सीमा से लगे किसी भी विधानसभा में प्रचार तक करने नहीं गए हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया था कि अगर मैंने काम किया है तो जनता जिताएगी। जी हाँ, मैं वोट मांगने क्यों जाऊं। जब चुनाव परिणाम आया तो नीतीश कुमार शानदार जीत हासिल की थी। एक और जहां दुनिया कोरोना से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर रूस ने कोरोना की दूसरी वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। जी हां, इसकी घोषणा खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को की है। उन्होंने जानकारी दी है कि रूस ने कोरोना संक्रमण की अपनी दूसरी वैक्सीन को रजिस्टर कर लिया है। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। कुछ वैक्सीन के ट्रायल भी हो रहे हैं। रूस इस मामले में अपनी कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा कर चुके हैं। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि नोवोसिबिर्स्क वेक्टर सेंटर ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ दूसरी वैक्सीन रजिस्टर कर ली है। व्लादिमीर पुतिन के ऐलान से पहले उन्होंने अगस्त में कहा था कि देश ने स्पुतनिक वी नामक अपनी पहली कोरोना वैक्सीन रजिस्टर की है, जिसे अंतिम चरण के परीक्षण को पूरा करना बाकी है। भारत चीन तनाव के बीच देश के कारोबारियों ने इस बार देसी दीपावली मनाकर चीन को तगड़ा झटका देने का मन बना लिया है। व्यापारी संगठन केट के आह्वान पर इस बार दीपावली पर देश के किसी भी बाजार में चीन में बना सामान नहीं बेचा जाएगा, बल्कि भारत में बने सामानों से ही बाजारों में रौनक की जाएगी। व्यापारियों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। केट ने बताया कि इस बार लोगों को त्योहारों में भारत में ही बनी मूर्तियों से लेकर गिफ्ट आइटम और झालर से लेकर दूसरे उत्पादों तक उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले त्योहारी सीजन के दौरान भारतीय बाजारों में चीनी सामानों का दबदबा आम बात थी। चीन को आर्थिक मोर्चे पर पटखनी देने की मुहिम में केंद्र सरकार को व्यापारियों का साथ मिला है। जी हां, दीपावली को देखते हुए व्यापारियों ने 2 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। व्यापारियों ने देश के 4 राज्यों में त्योहारों से संबंधित सामानों को बनाने का काम शुरू कर दिया था, ताकि चीन या फिर दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़े। जी हां, आपको बता दें कि भारत हर साल रक्षाबंधन से लेकर दीपावली तक चीन से करीब 40,000 करोड़ रुपए के सामान का आयात करता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा करते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जी हां, 54 सेकंड के वीडियो के साथ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को समान काम पर समान वेतन क्यों नहीं दिया, हक मांगने पर शिक्षकों पर लाठियां क्यों बरसाई, राजद गठबंधन सरकार आने पर शिक्षकों की समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा।
जहां लालू प्रसाद यादव इस समय चारा घोटाले की सजा काट रहे हैं, जिसके कारण वे सक्रिय राजनीति से दूर हैं। इसके बावजूद वे लगातार ट्वीट के जरिए नीतीश सरकार की नीतियों पर सवाल पूछ रहे हैं। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बात का खुलासा किया है कि एनडीए से अलग होकर बिहार में चुनाव लड़ने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली। जी हां, एनडीटीवी की खबर के मुताबिक चिराग पासवान ने इस बारे में बताया कि उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की प्रेरणा से ही बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का फैसला लिया है। अपने पिता को याद करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि पिताजी अक्सर मुझे इस बारे में प्रेरित करते थे। वे मुझे बताते थे कि तुम्हें अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, इससे पार्टी मजबूत होगी और उसका विस्तार भी होगा। पीएम मोदी के हमशक्ल अभिनंदन भी बिहार के चुनावी मैदान में हैं। वे गोपालगंज जिले की हथुआ सीट से उम्मीदवार हैं। खास बात यह है कि इस बार उन्होंने विधायकी के साथ साथ सीएम पद के लिए भी ताल ठोक दी है। जी हां, अभिनंदन कहते हैं कि विधायक बनने के बाद वे सीएम भी बन सकते हैं। पीएम मोदी जैसी शक्ल सूरत वाले अभिनंदन ने हथुआ विधानसभा सीट से अपना नामांकन कर दिया है। जी हां, वे कहते हैं कि उनकी लड़ाई विकास की लड़ाई है। चुनाव जीतने के बाद वे पटना जाएंगे और सीएम बनने की कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपनी नौकरी या फिर अपना व्यवसाय छोड़कर राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी हां, इनमें से कुछ पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कुछ निर्दलीय ही चुनावी मैदान में आ गए हैं। जी हां, इन्हीं उम्मीदवारों में से एक है गौतम कृष्ण, जो वीडियो की नौकरी छोड़कर इस बार राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि गौतम कृष्ण को आरजेडी ने सहरसा के महिषी विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में वो इन दिनों जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इसी क्रम में वे क्षेत्र के 70 कटैया के नंदलाली गांव पहुंचे, जहां जनता उनकी आर्थिक रूप से मदद करती नजर आई। जी हां, ग्रामीण चंदा के तौर पर 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए की मदद करते हुए दिखे। चाहे महिला हो या फिर पुरुष, सभी आशीर्वाद के तौर पर उन्हें सहयोग कर रहे हैं। देश में प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रहे हैं। जी हां, कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार ने भी कदम उठाए हैं। प्याज की कीमत इस समय खुदरा में 60 रुपए किलो है, वहीं थोक में इसकी कीमत 20 से 25 रुपए है। दोगुनी तेजी से प्याज के दाम में बढ़ोतरी होने की मुख्य वजह फसल खराब होना है। जी हां, सप्लाई में कमी या फिर इसकी जमाखोरी होती है। देश के सबसे बड़े थोक प्याज बाजार नासिक में प्याज के भाव आसमान छूने लगे हैं। जी हां, जिसके बाद नासिक, पुणे और औरंगाबाद के 110 आयकर अधिकारियों की 18 टीमों ने बुधवार दोपहर 3 बजे नासिक जिले के 12 प्याज व्यापारियों के आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे हैं। देश में गुड़ से ज्यादा खपत चीनी की होती है, क्योंकि चीनी का स्वाद गुड़ की अपेक्षा में बेहतर होता है। लेकिन रेट के मामले में गुड़ चीनी को बहुत ही पीछे छोड़ चुका है। इसकी वजह है कोरोना महामारी। जी हां, दरअसल सर्दी जुकाम से बचने के लिए अधिकांश घरों में काढ़ा बनाया जा रहा है, जिससे गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में गुड़ की डिमांड देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ गई है। वेस्ट यूपी में तो गुड़ की डिमांड को पूरा करने के लिए नए कोल्हू खुल रहे हैं, पैकेजिंग यूनिट लग रही है, जिससे कि गुड़ की सप्लाई बिना किसी रिकॉर्ड के पूरी की जा सके। लेकिन अगर आप मॉल जाएं तो वहां भी आपको 250 ग्राम की आकर्षक पैकिंग में गुड़ स्टॉल में रखा हुआ मिल जाएगा, जिसकी कीमत करीब 20 रुपए है। मतलब कि 1 किलो गुड़ की कीमत सीधे 80 रुपए हो गई है। ऐसा नहीं कि खुले बाजार में गुड़ कोई बहुत सस्ते दामों में बिक रहा हो। 50 से 65 रुपए किलो तक गुड़ बिहार के कई अलग अलग शहरों में और दुकानों और हाट बाजारों में बिक रहा है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल दोपहर उनको लेकर मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां जांच में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद अखिलेश ने ट्वीट करके सूचना दी है कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है। अखिलेश उपचुनाव को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें मुलायम सिंह का स्वास्थ्य खराब होने की सूचना मिली। इस पर अखिलेश यादव बैठक को स्थगित करके तुरंत मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने चले गए। वहां उन्होंने मुलायम सिंह की तबीयत के संबंध में शहर के कुछ नामचीन चिकित्सकों से बात करने के बाद गुड़गांव मेदांता ले गए। राजधानी दिल्ली सहित देश भर के शहरों और गांव के भीतर अब डेयरी फार्म और गौशाला खोलने की इजाजत नहीं होगी। जहां डेयरी फार्म और गौशाला शहरों और गांव की सीमा से 200 मीटर की दूरी पर खोलने की इजाजत होगी। पर्यावरण हितों की अनदेखी करके देश भर में चल रहे डेयरी फार्म और गौशाला ने होने वाले वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को ये जानकारी दी है। जहां नए दिशा निर्देश के तहत शहर हो या फिर गांव, जहां आबादी होगा उससे 200 मीटर की दूरी पर डेयरी फार्म और गौशाला खोलने की इजाजत होगी। इतना ही नहीं, नदी, तालाब, झील के अलावा अस्पताल और शिक्षण संस्थानों से
कम से कम 500 मीटर की दूरी पर ही कोई डेयरी फार्म या फिर गौशाला खोल सकता है। इसी तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग और नहरों से 200 मीटर की दूरी पर खोलने की इजाजत होगी। इस समय महंगाई की मार आम आदमी की जेब ढीली कर रही है। आलू, प्याज, टमाटर और खाने के तेल से लेकर अंडे तक के दाम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, इससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं दालों की कीमत भी 20 से 25% तक बढ़ गई है। पहले बाजार में 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाला प्याज आज 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। जहां इस महंगाई ने आम आदमी की किचन का बजट बिगाड़ दिया है। एक न्यूज चैनल ने ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए बजट का जायजा लिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने की चीजें में बढ़ रही महंगाई आम आदमी की जेब ढीली कर रही है। जी हाँ, आलू, प्याज, टमाटर, दाल, अंडे और खाने के तेल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। आलू इस समय 40 से 50 रुपए किलो के भाव पर पहुंच गया है। वहीं पहले बाजार में आलू का भाव 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से था। ये कीमतें पिछले 1 से 1.5 महीने से बढ़ी हुई है। प्याज का भाव 50 रुपए किलो पर पहुंच गया है। जी हाँ, वही टमाटर का भाव 50 से 60 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, अंडा पहले 5 से 6 रुपए में मिलता था, लेकिन अब इसका रेट 7 रुपए तक पहुंच गया है। आलू इस समय 40 से 50 रुपए किलो के भाव पर पहुंच गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में लगी पार्टियों ने एक दूसरे को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्षी पार्टी तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर अब बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव का यह वादा किसी धोखे से कम नहीं है और बिना जनसंख्या नियंत्रण के असंभव है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव को असंभव कहा था। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है। पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो पहली मंत्रिमंडल साल में 10 लाख नौकरी को पास करेंगी। जी हाँ, तेजस्वी यादव के इस बयान पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि साल 2000 में बिहार झारखंड विभाजन के बाद बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से ज्यादा थी, अब 12 करोड़ से ज्यादा है। फिलहाल औसत वृद्धि 20 लाख प्रति साल है। आरजेडी द्वारा 10 लाख रोजगार हर साल का सपना दिखाना बेईमानी है, धोखा है। बिना जनसंख्या नियंत्रण के ये असंभव है। जी हाँ, ये संभव नहीं है और आरजेडी अपनी मजबूरियों के कारण चुनाव में इस पर बात नहीं कर सकती है। अब झटपट मोबाइल ऐप की मदद से उपभोक्ताओं को जल्द बिजली कनेक्शन मिलेगा। जी हां, इसके लिए लोगों को विद्युत उपकेंद्र की दौड़ लगाना और कर्मचारियों से गुहार लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। जी हां, झटपट ऐप से 7 दिन में प्रक्रिया पूरी होगी और मीटर लगाकर कनेक्शन जोड़ने के लिए बिजली कर्मी आवेदक के घर पहुंचेंगे। पावर कॉर्पोरेशन ने झटपट नाम से ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद उपभोक्ता विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद उपभोक्ताओं को सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होगी। आवेदन कहां पहुंचा और किस स्तर पर अटका हुआ है, इसकी भी पूरी जानकारी घर बैठे ही मिलेगी। जी हां, वहीं बिजली अभियंता भी अब कहीं से भी उपभोक्ता के आवेदन को चेक कर सकते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आवेदन करते वक्त आवेदक का नाम, पूरा पता, एक फोटो समेत आधार कार्ड का नंबर दाखिल करना होगा। 100 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क के तौर पर भी ऑनलाइन ही जमा करने होंगे। जी हां, इसके बाद संबंधित अधिशासी अभियंता के पास आएगा और अधिशासी अभियंता उपखंड अधिकारी और अभियंता को उसे अग्रेषित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रालोसपा और बसपा ने चुनावी रणनीति पर बुधवार को साझा मंथन किया है। चुनावी रैलियों को लेकर भी चर्चा हुई है। बिहार में भभुआ, बक्सर, बेतिया और मोतिहारी में बसपा सुप्रीमो मायावती और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा साझा रैली करेंगे। अभी इन रैलियों की तिथि तय होनी बाकी है। वहीं ओबीसी के साथ भी उपेंद्र कुशवाहा सीमांचल क्षेत्र में मंच साझा करेंगे, जहां उसकी भी रूपरेखा तय की जा रही है। रालोसपा और बसपा की साझा बैठक में सभी 243 विधानसभा सीटों की चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार बीते 30 साल में बदहाल हो गया है। इस बार बदलाव होगा और राज्य में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई का बेहतर इंतजाम होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कोशिशों को और तेज कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने चुनावी प्रचार की अपनी मुहिम के तहत रैलियां, जनसभा के अलावा सोशल मीडिया पर भी मोर्चा संभाल लिया है। बिहार की जदयू भाजपा गठबंधन सरकार की कमियां जनता तक लाने को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर का किए हो अभियान छेड़ रखा है, जहां इसमें तमाम सरकारी वादे और दावे के हकीकत से जनता को रूबरू कराने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार की कुशासन से प्रताड़ित है। जी हां, ऐसे में बिहार के लोगों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर का किए हो अभियान शुरू किया है।
बिहार के मुंगेर जिले में जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान तेज हवा ने सभा स्थल पर लगाए गए पंडाल को उखाड़ दिया, जहां सुरक्षा कर्मियों ने बमुश्किल स्थिति पर काबू पाया। बिहार चुनाव 2020 को लेकर सभी नेताओं ने चुनावी सभाएं शुरू कर दी है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी मेवालाल चौधरी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सीएम का हेलीकॉप्टर तय समय पर सभा स्थल आरएस के उच्च विद्यालय के मैदान में पहुंच गया। सभा स्थल के नजदीक में बने लैंडिंग स्पॉट पर जब हेलीकॉप्टर उतर रहा था तो उसके पंखों की तेज हवा से सभा स्थल पर लगाए गए पंडाल उड़ गया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के रोहतास में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला है। जेपी नड्डा ने कहा है कि राजनीति में भाषण देना बहुत आसान है, नारा लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन गरीब जनता की सेवा वही कर सकता है जिसका 56 इंच का सीना होता है। जी हां, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि चुनाव में बड़े बड़े वादे देकर लोगों को लुभाया जाता है। कई बार तो जनता पसोपेश में पड़ जाती है कि वोट किसे दे किसे ना दे। कभी भी वोट इस आधार पर मत दीजिए कि वो प्रत्याशी और उसकी पार्टी आगे चलकर क्या करेगी। वोट इस आधार पर देनी चाहिए कि प्रत्याशी ने और उसकी पार्टी ने अब तक क्या किया है। सीमांचल की राजनीति में नामांकन शुरू होते ही राजग की तस्वीर साफ होती दिख रही है, जहां वही महागठबंधन में धुंध बरकरार है। इसके अलावा एआईएमआईएम, लोजपा और अन्य दलों और गठबंधन की तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर आखड़ा सजने के बाद भी उम्मीदवारों के चयन में कई पेंच फंसे हुए हैं। कांग्रेस किशनगंज सीट पर तो राजद कोचाधामन सीट पर पसोपेश की स्थिति में है। यही हाल एमआईएम का है। यहाँ भी बहादुरगंज और ठाकुरगंज में पेंच बरकरार है। वहीं लोजपा में अपनों के अलावा राजग और महागठबंधन के बागियों की दस्तक से मामला उलझा हुआ है। बात राजग गठबंधन की करें तो चारों सीट पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। जदयू के खाते में किशनगंज जिले के 2 सीटें आई है और यहाँ के उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा की जा चुकी है। उसमें कोचाधामन से विधायक मुजाहिद आलम और ठाकुरगंज से विधायक नौशाद आलम के नाम की घोषणा जदयू द्वारा की जा चुका है। वहीं भाजपा के खाते में आई 2 सीटों पर भी उम्मीदवार तय किए जा चुके हैं। औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।